हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो इसके क्वेश्चन आंसर है ये, ठीक है। तो इसका जो लेसन का एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर इसमें करा रखे हैं, ठीक है। तो बस मैं आपको सिर्फ लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी का एक्सप्लेनेशन तो चैप्टर में है ही, ठीक है। तो इसमें जो अगर आप करोगे तो इसमें से आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मैच द फॉलोइंग, ओके। तो मैच द फॉलोइंग, गुर्जर प्रतिहार्स वेस्टर्न डिकन दे रखा है यहाँ पर, राष्ट्रकूट्स बंगाल, पालास गुजरात एंड राजस्थान, चौलास तमिलनाडु, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया है चैप्टर्स में कि कहाँ कहाँ पर इनकी वो थे। तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो गुजरात और राजस्थान का है, ठीक है। गुर्जरा से आप आइडिया लगा लेना। राष्ट्रकूट्स वेस्टर्न डिकन में, पालास बंगाल में और चौलास थे तमिलनाडु में, ठीक है। ये सारे साम्राज्य थे, नए नए साम्राज्य थे जो कि इन वाले राज्यों में विकसित थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ओके। हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राई पार्टी स्ट्रगल, ठीक है। ट्राई पार्टी स्ट्रगल में जो पार्टी शामिल थी वो कौन कौन सी थी। तो मैंने उसमें बताया है कि ट्राई पार्टीज थी। तो कौन कौन सी थी वो, 3 पार्टीज वर इन्वॉल्व इन द ट्राई पार्टी स्ट्रगल, 3 पार्टीज जो थी इसमें शामिल थी। एंड फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, सब जो थे वो आपस में, जो तीनों पार्टियां थी वो आपस में लड़ रही थी एक दूसरे से, क्योंकि उन सबको कन्नौज वाला एरिया चाहिए था। कन्नौज का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, क्योंकि वहाँ से जो नदियाँ निकलती थी ना उस साइड में, तो वो अपने जैसे बहई, तो वो अपने किनारों पर क्या था, बहुत ज़्यादा नदियों किनारों पर बहुत ज़्यादा मिट्टी छोड़ कर जाती थी, सिल्ट वगैरह छोड़ जाती थी। तो वो जो सिल्ट थे ना उसमें बहुत ज़्यादा खनिज मात्रा जो है प्रॉपर मात्रा में होते थे। तो इससे वहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, पानी की अच्छी व्यवस्था थी कि नदियाँ अच्छे से बह रही थी। तो हर कोई ये चाहता था कि कन्नौज वाला जो इलाका है वो हमें मिल जाए। These 3 parties were the गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट्स एंड पाला डायनेस्टीज। ये 3 पार्टीज कौन कौन सी थी, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टीज, याद रखना आप लोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कमेटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर किसी को जो है कमेटी या सभा की कमेटी का मेंबर बनना है, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए थी, क्या क्या उनके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी। तो द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन वर नेसेसरी फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर। तो क्या क्या थी, टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा वन शुड बी द ओनर ऑफ द लैंड। तो वो जो है व्यक्ति जो इसको मेंबर बनना है कमेटी का या सभा का, तो उसको जो है लैंड का ओनर होना चाहिए, उसके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। फ्रॉम विच लैंड रिवेन्यू इज कलेक्टेड एंड शुड हैव देयर ओन होम, जिससे कि लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो, मतलब जो पैसा मिलता था ना कि ज़मीन के बदले में अनाज वगैरह दो या कुछ भी दो हमें, तो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो। और एंड शुड हैव देयर ओन होम, और उसका जो है अपना एक घर होना चाहिए था। तो फर्स्ट तो ये थी। सेकेंड है, वन शुड बी एजड बिटवीन 35 ईयर्स एंड 70 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। और दूसरी बात यह है कि उनको वो जो है व्यक्ति 35 से 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए था, उसकी जो एज थी वो 35 से 70 ईयर्स होनी चाहिए थी, और उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, यानी कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मा होना चाहिए था, ठीक है। तो ब्राह्मण जो है उस टाइम वेद पढ़ते थे। वन शुड बी ऑनेस्ट एंड वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। और जो थर्ड है वो ये है कि वो व्यक्ति जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए था, ईमानदार होना चाहिए, और वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। और जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनमें वो मतलब वेल वर्स्ड हो, उसमें सब काम वो ध्यान से संभालता हो, एडमिनिस्ट्रेशन में वो अच्छा हो, ठीक है। फोर्थ है, इफ़ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 ईयर्स, अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 सालों से किसी भी कमेटी का मेंबर रहा है, ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो किसी भी दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। फिर है, एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिट हिज अकाउंट्स और ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। अगर कोई व्यक्ति किसी ने अपना अकाउंट्स या फिर अपने रिश्तेदारों का अकाउंट्स जो है उसका है ना, जो सबमिट नहीं किया है वो, तो वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो जो है किसी भी सभा का मेंबर नहीं बन सकता। तो ये सारी जो एलिजिबिलिटी हैं जो उस टाइम थी, ठीक है। तो क्या थी वो, चोला एम्पायर में थी ये सब, जो कमेटी या सभा का फिर मेंबर बनने के लिए थी, इतनी सारी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चमाणास, ठीक है। यानी चम्माण को बोलते थे कि जो 2 मेजर सिटीज थी चम्माण के कब्जे में थी, कंट्रोल में थी, वो कौन सी थी। तो द 2 मेजर सिटीज दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द चमाणास वर दिल्ली एंड अजमेर। कौन सी थी, दिल्ली और अजमेर थी, ठीक है, जिनको आज चौहान बोला जाता है, ये थे चमाणास, ठीक है। हाउ डिड द राष्ट्रकूट्स बिकम पावरफुल।
राष्ट्रकूट्स जो थे वो कैसे पावरफुल हो गए, इतने ज़्यादा शक्तिशाली वो कैसे हो गए। तो द राष्ट्रकूट्स इन द डिकैन वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो राष्ट्रकूट्स जो थे डिकैन में, ठीक है, वर सबऑर्डिनेट टू द कर्नाटका के चालुक्यस के सबऑर्डिनेट थे। ड्यूरिंग द मिड 8th सेंचुरी दांती दुर्गा, a Rashtrakoot chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भा विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। तो बाद में क्या हुआ, जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं सामंत, ठीक है, कर्नाटका में चालुक्यास के सामंत हुआ करते थे राष्ट्रकूट। सो ड्यूरिंग द मिड 8th सेंचुरी के बीच में दांती दुर्गा, राष्ट्रकूट चीफ, राष्ट्रकूट का जो चीफ था दांती दुर्गा, ठीक है, ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड, उसने एक रिचुअल जो है परफॉर्म किया, मतलब उसने एक यज्ञ या हवन वगैरह करवाया हिरण्यगर्भा, उसका नाम था हिरण्यगर्भा, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। किसकी मदद से कराया था, ब्राह्मणों की मदद से उसने ये एक रिचुअल परफॉर्म किया, एक यज्ञ करवाया। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वॉज थॉट दैट ही सैक्रिफाइसर वुड बी रिबॉर्न एज अ क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट ऑन वन बाई बर्थ। तो उस समय में ये धारणा थी, लोगों का विश्वास था कि अगर कोई इस तरीके का रिचुअल परफॉर्म करवा रहा है तो वो जो है उसका क्षत्रिय का एक नया जन्म होता है, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय क्यों ना हो। तो इस तरीके से वो क्षत्रिय बन गया था, इवन इफ ही वॉज नॉट, ये तो हो गया। ऑल्सो दे फाउट अगेंस्ट द डायनेस्टीज ऑफ गुर्जर प्रतिहारा एंड पालास, है ना, और क्या है, उन्होंने जो है गुर्जर प्रतिहारास और पालास के बीच जो है लड़ाई भी लड़ी। दस दे सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली, इसीलिए उसने सक्सेसफुली अपना एक किंगडम, अलग राज्य कर्नाटक और राजस्थान में बनाया, ठीक है। पहले वो जो है सामंत हुआ करता था राजा का, तो ऐसे ही हुआ करते थे जो सामंत थे ना, उन्होंने अपने अलग अलग जो है राज्य जो है बना लिए थे, क्योंकि जैसे कोई तो यज्ञ वगैरह करता था, ब्राह्मण क्षत्रिय चाहे ना हो तब भी वो करता था। बहुत सारे तो किसानों ने भी वहाँ पे उस समय में क्या था, हथियार उठा लिए थे, फावड़ा और हल छोड़कर हथियार उठा लिए थे, जिससे कि उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग राज्य जो है बसाए थे। क्योंकि जो जैसे बहुत ज़्यादा अमीर किसान होते हैं ना, जहाँ लैंड थी, राज्य थे अपने अपने, तो उन्होंने अपने अपने अलग राज्य बसा लिए थे। तो 6th क्वेश्चन आएगा, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। To gain acceptance, the new dynasties took on new titles and performed religious rituals to become a part of the Kshatriya. अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, है ना, नए नए राज्य विकसित करने के लिए, वहाँ पे जो बहुत सारे लोग थे ऐसे जो क्षत्रिय फैमिली का पार्ट बनना चाहते थे, उन्होंने ना बहुत सारे जो सामंत वगैरह थे, सबऑर्डिनेट्स जो थे, उनके सामंत थे बाय देयर ओवरलॉर्ड्स, अपने राजा के जो सामंत थे, लेटर डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत आफ्टर गेनिंग पावर एंड वेल्थ, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए, यज्ञ वगैरह कराए, हवन वगैरह करवाए, जिससे कि उनको क्षत्रिय जाना जाए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो जब वो क्षत्रिय बन गए तो उन्होंने अपने एक अलग अलग राज्य घोषित किया, उन्होंने अपने आप को महासामंत कहलवाना घोषित कर दिया। कहते हैं ना, उनको एक टाइटल मिल गया बहुत बड़ा, महासामंत का। आफ्टर गेनिंग पावर, उनके पास क्योंकि शक्ति आ गई, पावर आ गई और उसका पैसा भी आ गया, तो उन्होंने अपने आप को महासामंत कहलवाना शुरू कर दिया। द न्यू डायनेस्टीज ऑल्सो एंगेज देमसेल्व्स इन वॉरफेयर टू असर्ट देयर पावर एंड कार्व किंगडम्स फॉर देमसेल्व्स। तो नई नई राज्य बसे इस पीरियड में, और जो वहाँ के सामंत थे, जो वहाँ के महासामंत थे, उन्होंने अलग राज्य बसाए और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर और जो है वेल्थ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन। तमिल रीजन में किस तरीके का इरिगेशन वर्क जो था वो डेवलप हुआ। तो ड्यूरिंग द 5th और 6th सेंचुरी द एरियाज नियर द कावेरी रिवर इन तमिलनाडु वर ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। 5th और 6th सेंचुरी के टाइम पर क्या हुआ था, कावेरी नदी के पास वाला जो एरिया था तमिलनाडु में, वो जो है बहुत बड़े पैमाने की कल्टिवेशन के लिए खोल दिया गया, यानी वहाँ पर खेती होगी। द इरिगेशन वर्क्स दैट वर डेवलप इन द तमिल रीजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वाटर चैनल्स फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स टू प्रिवेंट फ्लड्स एंड डिजिंग ऑफ वेल्स एंड टैंक्स फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। तो क्या था वहाँ पे सिंचाई के लिए, जब तमिल रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया है सिंचाई के लिए, तो वहाँ पे क्या था, नई नई जो एग्रीकल्चर के लिए वाटर चैनल्स बनाए गए, है ना, जिससे कि पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स टू प्रिवेंट फ्लड्स को रोकने के लिए, जिससे कि बाढ़ वगैरह ना आए, तो नदियों के किनारे एम्बैंकमेंट्स बनाए गए, जिससे बड़े बड़े बाढ़ टाइप की बनाई गई, बांध टाइप के बना दिए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर बाढ़ ना आए। एंड बड़े बड़े कुएं खोदे गए एंड टैंक्स फॉर, और जो है टैंक्स बनाए गए, जिससे कि पानी का स्टोरेज अच्छे से हो सके। तो इस तरीके से इरिगेशन वर्क जो है ज़्यादा डेवलप हुआ तमिल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द चोला टेम्पल। चोला टेम्पल के समय में क्या क्या एक्टिविटीज एसोसिएटेड हुई थी। तो चोला टेम्पल्स वर सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ऑफन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स। तो जो चोला प्रोडक्शन थे उसमें क्या होता, बहुत सारे मंदिर बने थे उस पीरियड में, है ना, क्राफ्ट प्रोडक्शन का बहुत बड़ा सेंटर थे वो। ओफन बिकम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट, और उसमें बहुत सारे जैसे क्राफ्ट लोग थे ना, क्राफ्ट पर्सन होते हैं, तो जो उस मंदिर में काम कर रहे थे, टेम्पल्स बने थे उस पीरियड में बहुत सारे।
तो जो उस मंदिर में काम कर रहे थे तो उनके वो भी उस मंदिर के अंदर रहते थे। ऐसा नहीं है वहाँ पर कोई देवी देवताओं की मूर्ति थी, देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा भी वहाँ पर बहुत लोग रहते थे। उसके अंदर का जो परिसर था मंदिर का वो बहुत ज़्यादा भरा रहता था, बहुत ज़्यादा रूम्स बने हुए थे उसमें, उसमें क्राफ्ट पर्सन रहते थे विच ग्रीव अराउंड देम। ठीक है, द चोला टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ द वर्शिप बट ऑल्सो द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ये सिर्फ मंदिर जो है पूजा का स्थान ही नहीं थे जो चोला टेम्पल्स थे, इस बल्कि ये तो एक हब थे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। दे वर ऑल्सो एंडाउड विद लैंड बाई रूलर्स एज वेल एज बाई अदर्स। और इसमें जो मंदिर होती थी ये शासकों द्वारा दी हुई होती थी कि भाई ये जमीन उन्होंने दी है तो यहाँ पर एक मंदिर बन जाएगा। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इन टू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल। और ये जो लैंड थी मंदिर की, ये जो संपत्ति है मंदिर की, जो प्रॉपर्टी थी, ये जो वहाँ के जो लोग होते थे ना, जो स्पेशलिस्ट होते थे जिन्होंने मंदिर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिन्होंने ये काम करे हैं, उनको ये जमीन जो है रहने के लिए दी जाती थी। अमंग द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस बिकम द मोस्ट डिस्टिंक्टिव एंड दीज ब्रॉन्ज इमेजेस आर स्टिल कंसिडर्ड द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो उसमें मंदिर में रहते थे और बहुत तरीके की जो है क्राफ्ट का काम भी करते थे। उस समय में क्या था, ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। वो जो है भारतीय कला का संसार में सबसे जाना माना उदाहरण माना जाता है। Most of these bronze images were of deities, while some of these images depicted devotees as well। तो जिसमें अधिकतर ब्रॉन्ज की जो मूर्तियाँ थी ना वो देवी देवताओं की थी, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ देवी देवताओं की थी, वहाँ पे जो मूर्तियाँ थी वो अधिकतर देवी देवताओं के अलावा भक्तों की भी हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि उस समय में देवी देवताओं की मूर्तियाँ बन रही हैं भाई, लेकिन भक्तों की भी मूर्तियाँ वहाँ पर बनाई जाती थी। जैसे नक्काशी वगैरह होती थी वहाँ पर, क्राफ्ट्स जो पर्सन थे वो दीवारों पर नक्काशी करते थे, तो वो उसमें ना भक्तों की आकृति वाली साफ दिखी जा सकती थी। तो चोला टेम्पल्स में इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है विकसित हुआ था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट फैला था। क्राफ्ट पर्सन जो है वहीं पर रहते थे, वहीं पर काम करते थे और मंदिर की जो जिम्मेदारी थी उनके हाथ में थी। ठीक है, चलिए हो चुके हैं आपके क्वेश्चंस। तो कैसे लगे हैं, पसंद आए तो उनको लाइक करिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।